देखो, हमारा जो एक बेसिक नेचर होता है हर चीज़ का, बेसिक नेचर समझते हैं? आपका एक स्वभाव है और ये स्वभाव आपको प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है ना। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है और आमतौर पर मानव का स्वभाव कैसा है, तभी तो आप देखते हैं एक उम्र के बाद व्यक्ति के क्रियाकलाप बदल जाते हैं। उसका चरित्र कैसा भी रहा हो, वो कैसे भी समाज में पला बढ़ा हो, लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि आपका बेसिक नेचर ये है कि आप सभी को प्यार करें, सभी के साथ मेलजोल के साथ रहें, सभी के साथ जो है, जैसे एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि मनुष्य मनोवृत्ति से आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। मैंने आपको ये क्लास में हमारे डिस्कस हुआ था। ये बात सत्य है कि मनुष्य के अंदर जो है बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन ये उसका बेसिक नेचर नहीं होता है। शुरुआत जब वो करता है तो शुरुआत में वो सब चीज़ों के साथ सामंजस्य बैठाना चाहता है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के वातावरण में आता है तो फिर वो दूसरे को क्षति पहुंचाता है। ये वास्तविकता है। यदि प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी जाए, आप किसको क्षति पहुंचाना चाहोगे? आप तो चाहते हो ना कि सारी चीज़ें सही तरीके से चलें, लेकिन जहाँ प्रतिस्पर्धा आएगी, जहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आएगा, तो वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। अच्छा, जंगल में आप ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम सब एक इकोसिस्टम से बंधे हुए हैं, है ना। यदि पेड़ है तो हम हैं तो पेड़ जिंदा है ना। उनकी श्वसन प्रक्रिया की पूर्ति आप कर रहे हो और आपकी श्वसन प्रक्रिया की पूर्ति वो कर रहे हैं, है ना। वो भोजन दे रहे हैं तो आप जिंदा हो। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक चेन में जुड़ा हुआ है, सर्वाइवल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अपने आप को जिंदा रहने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, समझ रहे हो। जब मरुस्थल में कोई पेड़ होता है ना, अब उसे पता है कि पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी जड़ें भागते हुए नीचे जाती हैं, जितना नीचे जा सकती हैं उतना जाने का प्रयास करती हैं कि कहीं से पानी मिले, है ना। जितने झाड़ झंखाड़, जहाँ आर्द्रता कम होगी, जहाँ पे वर्षा कम होगी, या आप देखते हो ना पतझड़ क्या है, जब पेड़ पौधों को ये लगता है कि हमारे पास पानी नहीं है ज़्यादा, जल नहीं है ज़्यादा, और पत्तियों के कांट से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, ऐसे में पूरा पानी ही ना चला जाए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना जाए, वो अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं। मरुस्थल में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने आप को कांटे में तब्दील कर लेते हैं, ताकि पत्तियों से ही तो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, उसके रंध्रों से ही तो होती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारी जो समाज और सोसाइटी सब प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में, और जैसे हम प्रतिस्पर्धा में आते हैं कई बार वो नकारात्मक हो जाती है, लेकिन स्वभाव से व्यक्ति ऐसा है कि वो सभी को प्यार करना चाहता है, सभी को अच्छा देखना चाहता है, सभी को स्वस्थ देखना चाहता है। स्वभाव मनुष्य का ऐसा ही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर देती है। महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि जब आपका नैतिक बल का उत्थान होगा, और नैतिक बल आपके अंदर ऑलरेडी है, हो सकता है उसके अंदर कई परतें जम गई हों, तभी आप देखते हैं एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको सारी चीज़ें नीरस लगने लग जाती है। जैसे अभी आप लोग की जो एज है, बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आप, हो सकता है आपके पास अनुभव की भी कमी है, अभी आपको चीज़ें बड़ी बड़ी भी लग रही हों, ज़िंदगी बहुत ऐसा लग रहा हो कि ठीक है, फ्लक्चुएट है, ऐसे ही चलती है, क्योंकि अभी क्या है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, जिम्मेदारियों से ही व्यक्ति सीखता है। आपके पास किसी चीज़ की भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को बेहतर बनाने की, और कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने ज़िंदगी को बहुत कैजुअली लिया होता है, बहुत लाइट लिया होता है अपने जीवन को। उनको लगता है कि बस ऐसे ही चल रहा है, धुएं में उड़ाए जा रहे हैं ज़िंदगी। मैं कई देखता हूँ, कई जगह पे, यहाँ गाज़ियाबाद में भी ऐसे कई अड्डे देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, घर वालों के पास हो सकता है बहुत पैसा हो, खेती बाड़ी बहुत हो, या मुआवजे में पैसा मिल गया हो, शराब चल रही है, गांजा चल रहा है, धुआं, कितने दिन तक कर लोगे? एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर आपका निर्जर हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। आपके पास अरबों खरबों कितना भी रुपया हो, ये लेकिन यदि इस शरीर को आप बचा के नहीं चलोगे तो एक समय बाद तो ये भी रुग्ण हो जाएगा ना, फिर अरबों खरबों अस्पतालों में चला जाएगा आपका, और क्या होगा। मेन होता है कि आप अपने चरित्र का उत्थान कैसे करते हैं, आप अपने आप को कैसे ढालते हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप उठ के खड़े हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। तो लोग क्या है ना, जब आपके पास, एक कबीर का दोहा है, गांधी भी इसको बहुत मानते हैं, एक है, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे
तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मतलब ये है कि जब आपको कोई दुख आता है तब आप भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, तब आप चीज़ों पे लग जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खा। अभी शुगर हो जाए, वही मीठा बंद हो जाएगा 2 मिनट में, पता है कि अब खाऊंगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। पहले से ही कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो, है ना। ईश्वर का नाम तब लेना है जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए। तो जब आपकी ये भावना रहेगी और जब आप विपत्ति में आ जाएंगे, जब आप फंस जाएंगे, जब आप संकट में आ जाएंगे, तब आप दान धर्म दया दुनिया भर के भाव आपके ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही आपकी विपत्ति खत्म, फिर आप मदमस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर दुख फिर दुख आता है। तो गांधी यही कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि लोगों का जो बेसिक नेचर है, उनका स्वभाव है, उनका नैतिक आत्मबल है, ये नैतिक आत्मबल का उत्थान हो जाएगा। और जैसे ही नैतिक आत्मबल का उत्थान होगा तो मनुष्य स्वभाव से सभी को सुख चाहने वाला है, वो स्वभाव से अहिंसक है, वो स्वभाव से वो चाहता है कि वो लोगों की मदद करे, परोपकार करे। अब आपको कब कैसे लगेगा कि आपका नेचर जो है परोपकारी है? कभी किसी को कुछ दे के देखिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा, सवाल ही नहीं। किसी की मदद करके देखिएगा, ज़्यादा नहीं मैं कहता, कोई यदि बूढ़ा खड़ा हो और सड़क पार करना हो, इतना ही करवा दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके अंदर क्या मज़ा आता है। तो इससे ये साबित होता है कि आपका बेसिक नेचर ऐसा, उसमें बुरा नहीं लगेगा। सड़क पार कराने के बाद यदि आपको बुरा लग रहा है कि यार मैंने ये क्या करा दिया, तो इसका मतलब आपका बेसिक नेचर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भाव आएगा ही नहीं। शराब पीने के बाद एक बार आपको आ सकता है ऐसा भाव मन में, यार मैंने क्या कर लिया। स्मोकिंग करने के बाद ये भाव आ सकता है। किसी को गाली देने के बाद, किसी को मारपीट कर दो, अच्छा लगेगा, उसके बाद अच्छे भाव आएंगे। तो फिर स्वभाव से क्या हो आप? स्वभाव से तो अहिंसक ही हो ना। मारने, यदि कोई कृत्य करने के बाद हमारे अंदर बुरी भावना आती है तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा स्वभाव नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो भी काम आप करते हो, आप पूरे दिन की अपनी दिनचर्या को ट्रैक करोगे। जैसे आपने समय भी खराब कर दिया 2 घंटे, तो आपको मन में अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैंने क्या कर दिया। इसका मतलब आपका स्वभाव ऐसा है कि आप अपने समय का सदुपयोग करने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन हुआ परिस्थितियों ने आपके टाइम को खराब कर दिया, या आपने खुद खराब कर दिया। तो आपका बेसिक नेचर जो है वो हमेशा जिंदा रहता है, और जब परिस्थिति आती है, समय आती है, वो तुरंत आके खड़ा हो जाता है। बस इतनी सी बात है। महात्मा गांधी कहते हैं यही जो आधारभूत नेचर है, ये एक समय ऐसा आएगा कि सबका जागृत हो जाएगा, और उस समय सर्वोदय हो जाएगा। उस समय में कोई कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी, सब नैतिक हो जाएंगे। कोई अपराधी नहीं करेगा तो कानून व्यवस्था किस लिए? लेकिन ये एक बहुत आदर्शात्मक स्थिति है ना। पॉसिबल नहीं कि सबका नैतिक आत्मबल इतना हो जाए साम्राज्य। फिर मैंने वही बात कही, प्रतिस्पर्धा का वातावरण, और प्रतिस्पर्धा का वातावरण आकर के आपकी, है ना। तो मनुष्य स्वभाव से कैसा है? सबको प्यार करने वाला है, सबको चाहने वाला है, सबके अंदर वो सद्भावना लेकर के चलने वाला है। मनुष्य स्वभाव से ऐसा है। लेकिन मुद्दा वही है कि समय के साथ ऐसी परतें गिरती जाती हैं परिस्थितियों के। जैसे कि मान लीजिए आपका नेचर था किसी की मदद करने का, लेकिन एक बार धोखा खा गए आप, फिर आप अगली बार मदद करने से पहले 10 बार सोचोगे या तहकीकात करोगे। किसी को 100 रुपये आप दे दो, ठीक है, और वो मार जाए आपका, अगली बार 100 देने में उसको तो कतराओगे। दूसरे की जो मदद करने की आपकी थी, क्योंकि परत पड़ गई ऊपर आपके, लेकिन आप स्वभाव से वही थे जो उस घटना से पहला था, वही था। इसलिए मनुष्य अनुभवों से, जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे परत पढ़ते उसको लगने लग जाता है कि शायद वो स्वभाव से ही अपराधी है, वो स्वभाव से ही अहिंसक है, स्वभाव से ही हिंसक है, दूसरे को बुरा चाहने वाला। ऐसा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं होती है। हमारी प्रकृति है कि जिससे हमें खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, और हमें खुशी और प्रसन्नता दूसरे की मदद से ही मिलती है। यही सत्य है और कुछ नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? देखो, अब जैसे आप प्रशासन में जाओगे, इसको प्रशासन में कैसे यूज करेंगे, जितना मैंने आपको बताया। प्रशासन में अभी आपके अंदर क्या है? अच्छी इच्छा है, सद इच्छा है। आप चाहते हो कि जाओगे, एक चेंज ला दोगे, सोशल अवेयरनेस ला दोगे। अभी एक वेब सीरीज आई थी, मैं कल देख रहा था, जामताड़ा करके। झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, जिला है ना? हाँ, जिला ही है मेरे ख्याल से। हाँ, तो झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, छोटा नागपुर पठान पड़ता है, संथाल परगना में पड़ता है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। पढ़ाया था शायद, है ना।
तो उस पर एक वेब सीरीज़ बनी थी। वहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है फिशिंग की। फिशिंग समझते हैं? फिशिंग शब्द से तो आपको ऐसा लगता होगा कि दाना डालना, मछलियाँ पकड़ना। वहाँ साइबर, ये फिशिंग शब्द यूज होता है साइबर क्राइम में। फिशिंग एक वर्ड है जो साइबर क्राइम में यूज़ होता है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं काम में इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि जामताड़ा वगैरह में तो ऐसा भी वेब सीरीज़ में दिखाया गया। देखो अब रियलिटी क्या है, मैं क्रॉस चेक आज ही मैं झारखंड के शिक्षक से बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा भी कि क्या जामताड़ा में साइबर क्राइम जैसी ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसी स्थिति है, वहाँ पे साइबर क्राइम पे भी लोग इन्वॉल्व हैं जामताड़ा में। साइबर क्राइम के तहत वहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास फ़ोन आता है कि मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ, है ना, आपकी लॉटरी लगी हुई है, आपका ये ऑफ़र आया हुआ है, फिर आप अपना OTP नंबर बताते हो, दुनियादारी बताते हो और आपका अकाउंट साफ़ हो जाता है। साइबर क्राइम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक महिला होती हैं जो कि SP पोस्ट पे होती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे फिशिंग समाप्त करना है यहाँ से कैसे भी करके। तो मान लीजिए आपका कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरीके की आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं और उस आपराधिक गतिविधि को संगठित अपराध के तहत किया जा रहा है, इंडिविजुअल नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो। अब ऐसे में आप क्या कर पाओगे? आप यहाँ से तो ट्रेनिंग लेकर के जब लबासना से निकले तो आपकी तो इच्छा बहुत अच्छी थी, आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी इच्छा बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाते हो तो वहाँ पाते हो कि वो तो अपराध एक सामूहिक तौर पर किया जा रहा है। उस चेन में एक हिस्सा नहीं, कई लोग हैं। और जब आप उस कार्य की कार्रवाई करने और तहकीकात तक जाते हो तो आप पाते हो कि आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, आपकी खरीद फरोख्त हो रही है। और अंततः दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आप उसमें सफल हो जाओ, हो सकता है उसमें आप असफल हो जाओ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप असफल भी हो सकते हो। तो यदि असफल हो गए तो आपके ऊपर एक परत जम जाएगी। मैं यही कहता हूँ, कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक भ्रष्टाचारी नहीं होता है, समय और परिस्थितियाँ बनाती है। आपको लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, क्या हासिल हुआ? और ऐसी जगह आपका डाला गया, आपका ट्रांसफ़र की पड़े हो, वहाँ पे कुछ नहीं, आस पार दूर दराज डाल दिया आपको नक्सली क्षेत्रों में। इसके बाद फिर लगते हो वहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ कि चलो मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, वहाँ भी पाते हो तो वहाँ पे भी यही कहानी है। एक समय बाद क्या होगा, आप सामंजस्य से बैठा लोगे, कब तक मरना। सब नहीं बैठाते, सबके किसी के मूल्य, चारित्रिक मूल्य बहुत मजबूत हुए तो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं आया इसीलिए हूँ, ये चैलेंज मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ क्या है, सामंजस्य से बैठा लेते हैं कि चलो अब तो इन्हीं की शरण में रहना है, प्रसाद पर्यंत हो जाते हो आप उनके, है ना। तो शरण ग्रहण कर लेते हो और फिर बस अपनी रोटी रोजी। और आप तो यहाँ तक पाओगे, जब आप जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में, आप तो बहुत हायर पोस्ट में बैठोगे, आप पाओगे कि आपके नीचे की जितनी टीम है उस टीम में आधे लोग तो उन्हीं से मिले हुए हैं, सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। वो कोई ऐसे हंसी मजाक में नहीं किया है, उसे भी पता है ये SP साहिबा है, ये DM साहब हैं, 4 दिन के लिए आए हुए हैं, 4 दिन में ट्रांसफ़र करा, हमें तो यहीं रहना है। जो आपके वहाँ के पुलिस कांस्टेबल, जो आपकी टीम मिलेगी उसमें उनका सबका ट्रांसफ़र थोड़ा ना हो रहा है, वो तो 10-10, 15-15 साल से वहीं है। तो क्या कहेंगे, मैं क्यों रिस्क लूँ भाई, कल के दिन मुझे यहीं रहना है, मुझे खा जाएगा। घर परिवार से लेके हर चीज़ टॉर्चर होती है, बाहुबलियों का काम क्या है। तो इस तरीके की जब परिस्थितियाँ देखते हैं तो फिर आपको भी लगता है कि चलो कोई नहीं, कुछ समय तक तो आप रेजिस्टेंस करोगे शुरुआत में, ऐसा नहीं आप सिस्टम में सेट ही नहीं हो पाओगे, बोलेगा कहाँ आ गया मैं। इसीलिए कभी भी ये UP बिहार का जो कैडर है ना, UP बिहार रांची, इधर जब सिविल में जाओ ना, तभी लोग बच्चे बहुत कम ही लेते हैं इधर कैडर। या तो आपके अंदर वो वाला हो कि आप पॉलिटिकल प्रेशर झेल लो, नहीं बढ़िया राजस्थान कैडर चले गए, थोड़ा ठीक है, राजस्थान में भी ऐसा नहीं, करप्शन बहुत दबा के वहाँ पे भी। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, काम करना है जहाँ पे, साउथ के कैडर जितने भी हैं। UP बिहार आए हो तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब तो जब से मौजूदा सरकार है तो काफ़ी UP में प्रशासनिक एक स्वायत्तता जो होती है वो देखने को मिलती है, अन्यथा इससे पहले बहुत बुरा हाल था, जो आपको बोला जाएगा आपको करना पड़ेगा, है ना। तो रियलिटी बहुत अलग है और ये सब चीज़ें बदलने में टाइम भी लगता है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं उस चेंज की तरफ। सबसे बड़ा चेंज लेकर के आया सोशल मीडिया, जब से आ गया थोड़ा सा प्रशासनिक पारदर्शिताएं बढ़ रही हैं, लोग एम्पावर्ड हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को आप मंचों में उठा सकते हैं, सारी चीज़ें आपके हाथ में है ना। चलो ये अलग विषय वस्तु है, अब क्लास करते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं कि जो तीर धनुष होता है ना, ऐसे कान में छेद कर देते हैं, या फिर यहाँ इधर, या फिर किसके कान में करते हैं? वो जो एसपी और वहाँ पे जो डीएसपी या फिर जितने भी लोग हैं उन लोगों के। अच्छा, उनके कान में छेद कर देते हैं। साइबर क्राइम वाले को यदि पकड़ते हैं। और वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग सब पूरा गांव के गांव इन्वॉल्व हैं उसमें, गांव के सारे बच्चे। वहाँ से स्थानीय लोग नहीं रहते हैं, मतलब इधर उधर के भी लोग रहते हैं। और जो दुमका एक पॉलिटिकल कॉलेज है, तो उसमें अधिकतर लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं, ताकि उन लोगों को वही बनना ही रहता है, साइबर क्राइम करने के लिए। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ, तो एक आप पढ़े लिखा ही कर सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वहाँ पे जितने सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, वो भी कॉल सेंटर में तब्दील हो जाते हैं। यही काम कर रहे हैं। तीर धनुष जमा कराए जाते हैं 2 रुपीस। अच्छा, जितने भी वहाँ पे कॉलेज हैं वो सब में जमा कराए जाते हैं। पर मुझे लगता है कोई भी क्राइम कुछ राजनीतिक संरक्षण होता जरूरी है, अगर वो ना हो तो क्राइम हो ही नहीं सकता। देखो, जब कहीं पे कोई समाज इन्वॉल्व होता है ना, ये कौन है, ये बिट्टू जी कह रहे हैं कान में छेद क्यों किया जाता है। अब देखो, मुझे इसका कोई है रीजन, लॉजिक है? वो एक अच्छा, डराने के लिए, डराने धमकाने के लिए। हाँ, कई माध्यम है, कान एक बढ़िया माध्यम है। कान ही छेदा दिया गया, पता भी, पहचान भी हो गई कि पिछली बार आए थे ये कान छेदा गया, इसलिए बार इसमें छेदन कर दिया, ख़त्म बात। ये सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है ना हर चीज़। ये नाक छेद देना, नाक काट देना, कहीं ये हो जाए। अभी देखा था, एक ही घटना घटी थी रामायण काल पे, लक्ष्मण जी ने धोखे से गलती की, रावण का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। नाक का कुछ भी ऐसी चीज़ें सम्मान का प्रतीक होती है, प्रतिष्ठा का प्रतीक होती हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी के तहत जा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो जाए, ठीक है, तो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अब आप कह रहे हैं नक्सलवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। हर जगह पे राजनीतिक संरक्षण भी है और बहुत सारी समस्याएं हैं, समय के साथ पता चलती हैं। चलिए, कोई नहीं। कहाँ पे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे?